Hello student, this is chapter second of political science, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की कंडीशंस क्रिएट हुई थी। अभी हम देखते हैं कि कौन सा रास्ता अपनाया गया या किन परिस्थितियों में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्पाइट ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़, हम डिफ़िकल्टीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उस समय भारत आज़ाद हुआ था और भारत का बंटवारा हुआ था, तो बंटवारे के कारण बहुत सारी समस्याएं भारत के सामने थी। तो इन सारी समस्याओं का सामना करते हुए बहुत ही बड़ा चैलेंज था एक भारत के सामने कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान निर्माण का। अनलाइक साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट ए कंसेंस अबाउट व्हाट ए डेमोक्रेटिक इंडिया शुड look like. Much of this consensus had evolved during the freedom struggle. Our national movement was not merely a struggle against foreign rule. It was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. Such differences exist even today, yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. जिस तरह साउथ अफ्रीका के सामने एक शांतिपूर्वक माहौल था, उनमें समझौता हो चुका था और दोनों ही पार्टियां, दोनों ही पक्ष जो थे वो इस संविधान बनाने के लिए तैयार थे। लेकिन भारत उन परिस्थितियों में नहीं था। भारत के सामने कठिन परिस्थितियां थी। उन्हें केवल आपसी सहमति नहीं बनानी थी, बल्कि उस जो एक लंबा संघर्ष चला आ रहा था उसके बिहाफ पर, उसके बेस पर एक कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का निर्माण करना था। इस लंबे संघर्ष के दौरान भारत की बहुत सारी नीतियां जो थी वो लगभग तैयार थी और केवल एक साथ एक समय सोचकर उन सबको नहीं करना था। एक लंबे समय से जो नीतियां चली आ रही थी उन्हीं को कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना। और हमारे समाज में जो डिफरेंसेस उस समय थे वो डिफरेंसेस आज भी हैं। उन डिफरेंसेस सभी को साथ लेकर चलना, सभी धर्म जातियों के लोगों को इक्वल राइट्स देना और किसी के साथ किसी तरह का अन्याय ना हो, इस चीज़ का ध्यान में रखना, ये उस समय ज़रूरी था। वो डिफरेंसेस जो थे वो उस समय भी थे और आज भी हैं, लेकिन इन डिफरेंसेस के साथ ही हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना था और उसको सभी को स्वीकार योग्य बनाना था। एज फार बैक एज in 1928, Motilal Nehru and other Congress leaders drafted a constitution for India. In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, a right to freedom and equality, and to protecting the rights of minorities in the Constitution of Independent India. Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेसी लीडर्स ने मिलकर भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था। 1928 में जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था और पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी चल रही थी, तो उस समय कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने मिलकर भारतीय संविधान का एक स्ट्रक्चर तैयार किया, एक ढांचा तैयार किया। 1931 में कराची सेशन में भारतीय नेशनल कांग्रेस ने फिर से एक रिजोल्यूशन तैयार किया और उसमें कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कुछ सिस्टम जो है वो स्वीकार किया कि हमारा अगर देश आज़ाद होता है तो इस तरह से संविधान बनना चाहिए। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक महत्वपूर्ण वो बन गए, दस्तावेज बन गए। इन्हीं के आधार पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ कि अचानक से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि जो पुरानी परंपराएं चली आ रही थी या एक लंबे संघर्ष के दौरान हमने जो वैल्यूज़ क्रिएट की थी उन वैल्यूज़ को सामने रखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया। इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में इक्वलिटी
और माइनॉरिटी के राइट्स का ध्यान रखा गया था। इसलिए ये सारी वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से काफ़ी पहले, जिस समय हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ उससे काफ़ी पहले ये सारी चीज़ें डिसाइड हो चुकी थी। The familiarity with political institutions of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. The British rule had given voting rights only to a few. On that basis, the British had introduced very weak legislatures. Elections were held in 1937 to provincial legislatures and ministries all over British India. These were not fully democratic government, but the experience gained by Indians in the working of the legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institution and working in them. That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935. जो अभी हमने डिस्कस किया कि 1928 और उसमें 1931 में जो भारतीय लीडर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से ही हमने अडॉप्ट की, क्योंकि हम उस समय आज़ाद नहीं थे, लेकिन असेंबलीज़ का निर्माण हो चुका था और असेंबली इलेक्शन हुए। उन असेंबली इलेक्शन में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के असेंबली इलेक्शंस में भारतीयों ने पार्टिसिपेट किया और वो सिस्टम जो था वो लगभग पूरी तरीके से भारतीयों की समझ में आ चुका था। इन संस्थाओं जो लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव थी उसका काम समझ में आ चुका था और 1937 में जो इलेक्शन हुए थे उससे भारतीय लोगों को काफ़ी हद तक इस सिस्टम को समझने में सहायता मिली और इसी के बिहाफ पर जब बाद में भारत आज़ाद हुआ तो इन संस्थाओं को एज इट इज़ अपना लिया गया और इसमें से एक महत्वपूर्ण योगदान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भी रहा, क्योंकि 1935 में जो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर लागू किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो काफ़ी हद तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेस बना। Years of thinking and deliberations on the framework of the Constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries, but on our own terms. Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bill of Rights in the US. The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality, yet they were not simply imitating what others had done. At each step, they were questioning whether these things suited our country. All these factors contributed to the making of our constitution. इसके अलावा हमारे जो लीडर्स थे वो लंबे समय से, जो हमारे देश के लीडर्स जो थे वो लंबे समय से ये सोच रहे थे, ये सोच विचार कर रहे थे कि अगर भारत आज़ाद होता है तो उसका कैसा संविधान बनेगा या वो कैसी व्यवस्था हम अपनाएंगे। उसके लिए हमने एक अकेले ब्रिटेन से कुछ चीज़ें नहीं ली, बल्कि उसके अलावा अन्य देशों से भी हमने बहुत सारे सिस्टम्स को अपनाया। जैसे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उससे प्रेरित होकर हमने क्रांतियों की शुरुआत की और वहाँ पर जो सिस्टम था डेमोक्रेसी को अपनाने का निर्णय लिया गया। उसके अलावा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो थी वो ब्रिटेन में अपनाई गई थी, तो उसके बिहाफ पर उसको देखते हुए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपना लिया। और बिल ऑफ राइट्स जो थे वो यूएसए से लिए। उसके अलावा रशिया से सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बारे में सोचा और सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी के बारे में सोचते हुए उसको आगे बढ़ाया। इसके अलावा ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हमने जैसे उन देशों में ये चीज़ें लागू थी उसी तरह से हमने अपना ली, बल्कि उनको देखकर, उनको समझते हुए अपने देश के लिए कितनी सूटेबल है और अपने देश के लिए हमें सूटेबल करने के लिए अगर उनको चेंज करना पड़ा तो वो भी हमने किया। इस तरीके से भारतीय संविधान जो है वो कई संविधानों का एक मिश्रण है, मिक्सचर है, जिसमें हर चीज़ को अपने हिसाब से हमने मोल्ड करते हुए, हमने बदलते हुए अपने हिसाब से उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया।
The Constituent Assembly. Who then were the makers of the Indian Constitution? You will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the Constitution. The drafting of the documents called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. Constituent Assembly क्या थी? कौन थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया? इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समझना पड़ेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो थी जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने के लिए ड्राफ्टिंग की, उसका स्ट्रक्चर तैयार किया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि हमारी जो असेंबली थी उसी के रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि भारत के लीडर थे जो असेंबली में चुने हुए थे। Elections to the Constituent Assembly were held in July 1946. Its first meeting was held in December 1946. Soon after, the country was divided into India and Pakistan. The Constituent Assembly was also divided into Constituent Assembly of India and that of Pakistan. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. To mark this day, we celebrate January 26 as Republic Day every year. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन जो था वो 1946 जुलाई में हुआ था। अब जुलाई में होने के बाद दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई। उसके बाद 1947 में भारत का बंटवारा हो गया आज़ाद होते होते। तो जब भारत का बंटवारा हो गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत के लिए बनाई गई, दूसरी पाकिस्तान के लिए बनी। इसमें भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लगभग 299 मेंबर थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार कर दिया था 1949 में। नवंबर 1949 में 26 नवंबर 1949 में तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो चुका था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको पास करवा लिया था, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे भी एक कंडीशन थी कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया। वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 decades ago? We have already noted one reason above. The constitution does not reflect the views of the members alone. It expresses a broad consensus of its time. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties. In some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper. No one actually follows it. The experience of our constitution is different. Over the last half a century, several groups have questioned some provisions of the constitution, but no large social group of political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. This is an unusual achievement of any constitution. 26 जनवरी 1950 को लागू करने के पीछे एक ऐसी कहानी थी कि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तो कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अब 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो चुका था और उसी समय हमारे लीडर्स के माइंड में ये एक बात आई कि क्यों ना हम उस 26 जनवरी को यादगार दिन बना दें जो हमने पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने का दिन 26 जनवरी फिक्स किया गया ताकि हम उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में ना सही लेकिन गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में मना सकें। अब बात आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 60-70 साल पहले बना था वो आज भी हम क्यों अपनाए हुए हैं। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना
कुछ समय बाद उसमें बदलाव किया गया, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत पड़ी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या चीज़ थी जिसके कारण उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ पर जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखने की ज़रूरत पड़ी वो इसलिए पड़ी क्योंकि वहाँ पर उनके जो बेसिक कंसेप्ट थे वो क्लियर नहीं थे। उन्होंने जो बेसिक कंसेप्ट अपनाए वो उनके लिए क्लियर नहीं थे, इसलिए उन्हें बार बार उसको चेंज करना पड़ा। लेकिन हमारे जो लीडर्स थे वो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन केवल उनकी सोच नहीं थी, जिन्होंने बनाया केवल उनकी सोच नहीं थी, बल्कि एक लंबे संघर्ष के दौरान जो बाकी लोगों की सोच थी उसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, जिसमें बदलाव की ज़रूरत आज 60-70 साल बाद भी नहीं पड़ी है, क्योंकि हमारे बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हैं। हमने जो बेसिक्स अपनाए वो उस समय भी एज इट इज़ थे और आज भी एज इट इज़ हैं। इस लंबे समय के दौरान हम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ या कुछ हो सकता है कुछ ऐसे राजनीतिक या हो सकता है कि सामाजिक ग्रुप जो रहे हैं जिन्होंने ऐसा कोई प्रश्न उठाया हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होना चाहिए, लेकिन एक बड़े स्तर पर कभी भी कोई ये मांग नहीं उठी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की ज़रूरत है। जो ज़रूरत महसूस की जाती है उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने पहले ही एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो टाइम टू टाइम हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक्स को चेंज नहीं कर सकते, जो कि हमारे लिए उस समय भी एज इट इज़ वैल्यूएबल थे और आज भी एज इट इज़ वैल्यूएबल है। The second reason for accepting the constitution is that the Constituent Assembly represented the people of India. There was no universal adult franchise at that time, so the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the people of India. It was elected mainly by the member of the existing provincial legislature that we mentioned above. This ensured a fair geographical share of member from all the regions of the country. The assembly was dominated by Indian National Congress, the party that led India's freedom struggle, but the Congress itself included a variety of political groups and opinions. The assembly had many members who did not agree with the Congress in social terms too. The assembly represented members from different language groups, caste, classes, religions and occupations. Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different. अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण जो हुआ था उस समय वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय सभी को अधिकार नहीं मिले हुए थे। लेकिन उस समय जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज चुनी हुई थी, जो हमारी विधानसभाएं चुनी हुई थी, उन विधानसभाओं के जो सदस्य थे उन्होंने ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इन लीडर्स का चुनाव किया था, जो 299 लोग चुने गए थे। अब सवाल यह उठता है कि उस समय पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा नहीं थी, एक अकेली कांग्रेस पार्टी थी, तो क्या कांग्रेस का ही प्रभुत्व इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर रहा? इस बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर क्षेत्र से, हर भाषा, हर धर्म, हर जाति के लोगों को उसमें शामिल किया गया था, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई समस्या क्रिएट ना हो सके। भले ही उस समय कांग्रेस पार्टी एक अकेली पार्टी थी, लेकिन उसमें जो विचारधाराएं थी वो भिन्न भिन्न धर्म, जातियों और अलग अलग लोगों से, अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित थी। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ वो शायद हमारी अडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना कि उस समय के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा किया गया, क्योंकि उसमें हर क्षेत्र के, हर जाति धर्म को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया था। Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. First, some basic principles were decided and agreed upon. Then, a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. Several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution. Clause by clause, more than 2,000 amendments were considered. The members deliberated for 114 days spread over 3 years. Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved.
These are called Constituent Assembly debates. When printed, these debates are 12 bulky volumes. These debates provide the rationale behind every provision of the Constitution. These are used to interpret the meaning of the Constitution. इस कॉन्स्टिट्यूशन का जब निर्माण हुआ तो ये बहुत ही एक सिस्टमेटिक ढंग से हुआ, एक तरीके से हुआ. उसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को डिस्कस किया गया. सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए, उस पर बहस हुई. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक एक वर्ड पर डिस्कशन किया गया. और ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो B.R. अम्बेडकर उसके वो थे, चेयरमैन थे, हेड थे उनके. उन्होंने ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया, उसका स्ट्रक्चर तैयार किया, फिर उस पर डिस्कशन किया गया. और बार बार एक एक क्लॉज, एक एक पार्ट उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का था उसको डिस्कस किया गया असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. और जो मेंबर थे वो एक एक वर्ड पर बोले, एक एक वर्ड को डिस्कशन किया गया ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न किसी के मन में ना रहे. और इन सारे जो डिबेट्स हुई, जो ये उनकी बहस हुई थी, उन पर एक एक वर्ड पर उन सबको रिकॉर्ड भी किया गया. और ये रिकॉर्ड जब प्रिंट किए गए तो ये 12 भारी वॉल्यूम्स में, 12 बुक्स में कन्वर्ट हो गए. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिस्क्रिप्शन है वो हम कह सकते हैं बल्कि वॉल्यूम्स को, कि ये जो 12 वॉल्यूम्स तैयार किए गए, ये बुक्स तैयार की गई, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक सिंपल सी हमारी प्रिम्बल है उसको एक्सप्लेन करके इसमें 12 वॉल्यूम्स में कन्वर्ट कर दिया गया. इस तरह से किसी भी तरह की कोई संशय या किसी तरह के कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कशन पर नहीं रही, जिसके कारण वो आज भी उतना ही वैल्यूएबल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जितना कि उस समय था. उसकी जो वैल्यू उस समय थी वो आज भी है. और हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी उसको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की एक प्रोसेस थी कि किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया, किस तरह हमारे लीडर्स ने हमारे इतिहास को ध्यान में रखते हुए हमारे हर क्षेत्र के, हर जाति धर्म के लोगों के भावनाओं का सम्मान करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया. दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप लर्निंग.